अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, सामने एक सर्किट नज़र आ रहा है। अगर इस सर्किट में मैं आपको कहूं कि आपको नज़र आ रहा है कि दो लूप्स हैं। एक लूप के अंदर जो है वो E1 कनेक्टेड है बैटरी, और दो तीन रेजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है वो तीन रेजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, और एक बैटरी नज़र आ रही है जिसका EMF E2 के बराबर है। तो क्या आप इन तमाम रेजिस्टेंस से गुजरने वाले करंट को मालूम कर सकते हैं? ज़रूर आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, इतना आसान तो नहीं है। अच्छा, एक और सर्किट देख लो, और इस सर्किट को देखो, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जहाँ पर रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और जो है वो एक बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि हर एक से कितना करंट गुजर रहा है, हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट गुजर रहा है, कितना EMF है, तो ये मालूम करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो तो और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं। अब अगर ये इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं, और जाहिर सी बात है इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में, तो फिर कैसे जो है वो हम करंट या वोल्टेज को मालूम कर सकते हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर? सो याद रखिए, उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रूल है, एक लॉ है, जिसे कहते हैं किरचॉफ लॉज। और ये हमारे यूनिट 10 यानी कि DC सर्किट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे हम किरचॉफ के दोनों लॉज को स्टडी करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे और उनकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत अहम है, कि आपको एक सर्किट दिया जाएगा और फिर वोल्टेज या करंट जो है वो मालूम करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉज को समझना। सबसे पहले किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की एक समरी समझते हैं। देखो, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है उसे जंक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है, या करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं, करंट रूल या करंट लॉ भी कहते हैं। जिसके मुताबिक जो समरी है वो ये है कि द सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन, वो तमाम करंट जो कि किसी जंक्शन में एंटर कर रहे होते हैं, उन सबका सम मस्ट इक्वल द सम ऑफ ऑल करंट लीविंग द जंक्शन। किसी एक पॉइंट पर जितने करंट आ रहे होते हैं उनका सम हमेशा बराबर होता है उस जंक्शन से या उस पॉइंट से निकलने वाले करंट के, जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से समझ सकते हो। ठीक है नहीं वो, लेकिन जैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है बिल्कुल वैसा ही है। और जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, जिसका एक नाम है लूप रूल और उसका दूसरा नाम जो है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये तीनों नाम हो गए, सेकंड लॉ कह लो, लूप रूल कह लो, या फिर आप उसको कह लो वोल्टेज लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, जो अलजेब्रिक सम होता है चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट पाथ लूप, ठीक है ना, एक पूरा जो लूप होता है, सर्किट पाथ होता है, मस्ट बी जीरो। जो अलजेब्रिक सम होता है तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस का, जैसे हम यहां पे लिखा हुआ है चेंजेस इन पोटेंशियल, वो जीरो के बराबर होता है। तो जस्ट अगर आपने स्टेटमेंट या समरी याद रखनी है तो इसका स्क्रीनशॉट लो, लेके सेव कर लो और इसको याद कर लो। बहुत ही आसानी के साथ आप समरी समझ जाओगे कि किरचॉफ लॉज किस हवाले से हैं, किस बारे में हैं। और अगर हम डिटेल में जाएं तो पहले समझते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को, जिसे करंट लॉ भी कहते हैं या उसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन, टोटल करंट जो किसी जंक्शन पर या एक नोड पर, एक पॉइंट पर एंटर हो रहा होता है, इज इक्वल टू द चार्ज लीविंग द नोड एज नो चार्ज इज लॉस्ट। मैंने आपको बताया ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है कि जितना चार्ज किसी एक पॉइंट पर आता है उतना ही चार्ज वहां से लीव हो जाता है, चार्ज में कोई भी कमी नहीं आती। तो जो टोटल करंट होता है वो हमेशा बराबर होता है टोटल करंट लीविंग द नोड, क्योंकि कोई भी चार्ज लॉस्ट नहीं होता। टोटल करंट एंटरिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग दैट पॉइंट। अगर हम किरचॉफ लॉ को और ज्यादा डिटेल के अंदर समझते हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ एवरी करंट एंटरिंग एंड लीविंग द नोड हैज टू बी नल। जो अलजेब्रिक सम है टोटल जो कि एंटर हो रहा है या लीव कर रहा है, वो बराबर होना चाहिए जीरो के। ठीक है जी। और इस प्रॉपर्टी को हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल करंट है जो एग्जिट होता है वो हमेशा बराबर होता है टोटल करंट जो एंटर होता है। अगर इन दोनों को सम करके लिखें तो वो बराबर होता है जीरो के। दोनों तरीके से समझ जाओ ना, या तो कह लो कि जो एंटर होता है करंट वो बराबर होता है एग्जिट वाले करंट के, या आप कह लो कि दोनों का सम किसके बराबर होता है, जीरो के। तो दोनों तरीकों से आप जो है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ को याद रख सकते हैं। आसान सा लॉ है। और इसकी अगर एक मिसाल देखें तो आप देखो यहां पर एक आपको नोड नजर आ रहा है, एक जंक्शन नजर आ रहा है, जिसको यहां पे हमने ए से शो किया हुआ है। और इस जंक्शन पे आप देख सकते हैं कि दो करंट इस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं और एक जो करंट है वो जंक्शन की तरफ आ रहा है।
ठीक है, तो अब हमारा जो करंट लॉ था वो क्या था कि किसी नोड पर, किसी एक जंक्शन के ऊपर जितना करंट आ रहा होता है, सम ऑफ करंट, वो हमेशा बराबर होता है सम ऑफ करंट लीविंग दैट नोड। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि यहां से करंट आ रहा है I1, जो कि मिसाल के तौर पे बराबर है 11 एम्पियर के, तो यहां से दो करंट जो है वो लीव कर रहे हैं। एक अगर करंट 7 एम्पियर है तो दूसरा करंट लाजमी तौर पे बराबर होगा 4 एम्पियर के। और ये बात याद रखनी है कि अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो I1 करंट है वही बराबर हो रहा है I2 और I3 में, क्योंकि I1 जो है वो एंटर हो रहा है, ये एंटर वाला करंट है ना, और ये जो करंट है, ये दोनों करंट क्या कर रहे हैं, ये दोनों करंट लीव कर रहे हैं। ये वाला करंट भी लीव कर रहा है और ये वाला करंट भी लीव कर रहा है, तो इनके सम जो है वो आपस में बराबर होते हैं। टोटल करंट एंटरिंग अ नोड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग दैट नोड। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान सा लॉ है। इसकी एक ये मिसाल आपको नजर आ रही है, इसको जरा वीडियो को रोक के आप सॉल्व करके मुझे बताओ जरा कि आई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है, रोक दो वीडियो को और जरा सॉल्व करके देखो, और फिर जो मैं सॉल्व करता हूं उसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, मान लो कि ये एक नोड है जिसको हम पॉइंट ए कर देते हैं। अब पॉइंट ए पे कितना करंट एंटर हो रहा है, तो देखो पॉइंट ए के ऊपर दो करंट आ रहे हैं, यहां से 5 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां से आई करंट आ रहा है जो पॉइंट ए तक पहुंच रहा है। तो जो एंटरिंग वाला करंट है वो मैं कह सकता हूं 5 प्लस आई के बराबर है, जो करंट एंटर हो रहा है। और इस नोड को जो लीव कर रहे हैं वो तीन करंट लीव कर रहे हैं। एक तो ये 3 एम्पियर वाला करंट लीव कर रहा है, और फिर लीव कर रहा है 4 एम्पियर वाला करंट, और लीव कर रहा है 2 एम्पियर वाला करंट। तो इसका सम कर लेते हैं पहले। ये हो गया 3 प्लस 4 यानी कि 7 प्लस 2, ये हो गया 9 एम्पियर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस आई। तो अगर आई की वैल्यू मालूम करेंगे, ये आ जाएगा 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 का मतलब हो गया 4 एम्पियर। इसका मतलब ये जो करंट है वो 4 एम्पियर होगा। तो ये जो 4 एम्पियर है और ये जो 5 एम्पियर है, बेसिकली यही डिवाइड हो रहे हैं इन तीन रास्तों पे, जो कि 3 एम्पियर करंट बना, 4 एम्पियर करंट और 2 एम्पियर करंट। ठीक है भाई, तो ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ है, ये इंतहाई आसान सा लॉ है। इसके अंदर तो बच्चे परेशान नहीं होते, इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। बुक में एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है, उसको आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल भी है, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आ जाओ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा डिफिकल्ट लॉ है एज कंपेयर टू फर्स्ट लॉ। वैसे तो मैं समझा रहा हूँ तो इंशाल्लाह आसान हो ही जाएगा। तो किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, KVL कहते हैं, ठीक है, लूप रूल भी कहते हैं। द वोल्टेज अराउंड अ लूप equals the sum of every voltage drop in the same loop for any closed network and equals to 0। जो वोल्टेज होता है अराउंड एनी लूप, किसी भी एक लूप में, किसी भी एक सर्किट में, वो हमेशा बराबर होता है तमाम के तमाम वोल्टेजेस के सम के। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, जाहिर सी बात है वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, उन सब के जो वोल्टेज ड्रॉप है उनके सम के बराबर होगा किसी क्लोज्ड नेटवर्क में। और एक्चुअली वो किसके बराबर होता है, जीरो के। The total potential differences in a circuit is always equal to 0। और दूसरे तरीके से अगर समझते हैं तो हम कह सकते हैं the algebraic sum of every voltage in the loop has to be equal to 0। तमाम के तमाम जो वोल्टेजेस हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, वो जीरो होने चाहिए। इस प्रॉपर्टी को किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। और एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया, किरचॉफ का जो पहला लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है ना, बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि भाई अगर कोई बैटरी एनर्जी दे रही है किसी सर्किट के अंदर, तो रेजिस्टेंस उसको इस्तेमाल कर रही होगी। एक सर्किट में अगर एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है, तो जितनी एनर्जी दे रही है बैटरी, उतनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है रेजिस्टर। ठीक है ना, तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बल्कि उनका जो सम है वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ये एक सर्किट देखो गौर से। इस सर्किट के अंदर ये जो है वो एक आपको बैटरी नजर आ रही है जो कि एनर्जी को प्रोवाइड करेगी, इसका काम एनर्जी प्रोवाइड करना है। फिर क्या होगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस आ रही है जो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करेगी। फिर यहां से और मूव करेगा, यहां पे एक रेजिस्टर है जो एनर्जी को यूज करेगा, और यहां पर एक रेजिस्टर है जो एनर्जी को यूज करेगा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंसेस या करंट को शो करना चाहूं तो थोड़ा सा एक आइडिया है, उसके जरिए आप समझ सकते हो। अगर आप इस फिगर को देखो गौर से तो आपको क्लियरली नजर आएगा। आप देखिए, सबसे पहले यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो हमने जीरो शो कर दिया। ठीक है, और ये भी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो यहां पे बिल्कुल भी ऊंचाई नजर नहीं आ रही है आपको, बल्कि सीधा सीधा जीरो जीरो नजर आ रहा है। बैटरी का काम होता है ईएमएफ को बढ़ाना है, सर्किट को एनर्जी देना। तो आप देख सकते हैं कि इसने एनर्जी को बढ़ा दिया, ग्राफ टाइप हमने बनाया, यहां पे हमें नजर आ रहा है कि एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद क्या हो गया, ये स्मॉल आर, छोटी सी रेजिस्टेंस से गुजर रहा है करंट, तो वोल्टेज में थोड़ा सा ड्रॉप आ गया।
18 वोल्ट से कितना हो गया 17 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं लाइन हल्की सी टेढ़ी होकर नीचे की तरफ आ रही है। 18 से 17 वोल्ट हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया जब वो इस रेजिस्टेंस से गुजरा। जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी इस रेजिस्टेंस ने इस्तेमाल कर ली। फिर जब यहां से 17 वोल्ट से लेकर यहां तक करंट पहुंचेगा तो दरमियान में हमने कुछ रखा हुआ ही नहीं है, तो एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं होगी, कोई चीज़ थोड़ी लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि यहां से जब एनर्जी ट्रेवल करके आती है इस R1 तक, तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट सेम रही। देयर इज नो डिफरेंस इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आया। ये पॉइंट भी 17 वोल्ट का था तो ये पॉइंट भी 17 वोल्ट का आया। फिर एक बड़ी सी रेजिस्टेंस लगी हुई थी 6 ओम्स की ना, 6 ओम की। तो आप देखें जो वोल्टेज था वो यहां से नीचे चला गया, एक स्लोप में गया, नीचे जाके कितना हो गया 5 वोल्ट। 17 वोल्ट से कम होके 5 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये कि इस रेजिस्टेंस ने एनर्जी को इस्तेमाल करा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और उसके बाद जब 5 वोल्ट से यहां से मूव करके यहां तक पहुंच रहा है तो आप देख सकते हो दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, सीधा सीधा पहुंच गया। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि 6 ओम से तो कम है, तो वो इस 5 वोल्ट को इस्तेमाल करके दोबारा से 0 वोल्ट कर देगी। तो ये थोड़ा सा 3D टाइप है, लेकिन ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और जो वोल्टेज थे वो 5 वोल्ट से दोबारा 0 हो गए। और फिर इसी तरीके से बैटरी एनर्जी को बढ़ाएगी और जितनी भी रेजिस्टेंस हैं वो एनर्जी को इस्तेमाल करते चले जाते हैं। तो एक्चुअली अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखोगे कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं और जितनी भी ईएमएफ की सोर्सेज हैं, बैटरीज हैं, वो बढ़ाते हैं पोटेंशियल को, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस सर्किट में। ठीक है जी। अब किरचॉफ सेकंड लॉ को अगर आपने अप्लाई करना है, सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए एक कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, इसको आपने याद रखना है। देखिए, अगर किसी रेजिस्टेंस के अंदर करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ये जो आपको नजर आ रही है आई की डायरेक्शन, और अगर आप जो ट्रेवर्स कर रहे हैं, जो आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, जो आप सपोज कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए, वो भी आप ए से लेके बी की तरफ कर रहे हैं। करंट भी ए से बी जा रहा है एक्चुअली, और आप जो लूप की डायरेक्शन सपोज कर रहे हैं वो भी ए से बी है। तो ऐसी सूरत में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे वो ये होगा कि बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो वी बी माइनस वी ए करेंगे और तो वोल्टेज को हम लिखेंगे माइनस का आई आर। अभी पिछली फिगर के अंदर आपको नजर आया कि करंट जो ईएमएफ होता है, वो जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये माइनस का साइन आप सपोज कर लें, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आप भी उसी डायरेक्शन में सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसको आपने नेगेटिव सपोज करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल करंट बी से ए की तरफ जा रहा है किसी भी सर्किट में, और आप जो सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं वो ए से बी की तरफ कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में अब आप उल्टा जा रहे हैं। पिछली वाली फिगर पे अगर आप जाएं तो आप समझ लो यहां से यहां जा रहे हैं। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में, अब करंट जा तो इधर से इधर रहा था, लेकिन अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस पे तो वोल्टेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस का, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी सॉल्व करने की डायरेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कराएगी, माइनस का आई आर इस्तेमाल होगा। और अगर आप अपोजिट जा रहे हैं तो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होगा प्लस का आई आर। ठीक है, और दूसरी जो साइन कन्वेंशन है वो बैटरी के लिए है। मिसाल के तौर पे जो आप डायरेक्शन ट्रेवर्स कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, वो ए से बी की तरफ कर रहे हैं, यानी कि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे तो जो ईएमएफ होगा वो बढ़ेगा, तो आपने पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करना है इसके वोल्टेज के साथ, बैटरी के वोल्टेज के साथ। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, आप ट्रेवर्स कर रहे हैं ए से बी, और ए से बी आ रहा है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसी सूरत में आप बैटरी के लिए माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे हर न्यूमेरिकल में। ठीक है, यानी कि ऐसा मैं आसानी कर देता हूं, अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो आपने पॉजिटिव वोल्टेज लिखना है बैटरी का, और अगर बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन है आपकी जो सपोज की हुई है, तो फिर आप इसके साथ माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बैटरी का जब भी आपको वोल्टेज लिखना होगा सर्किट में, आप माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समराइज कर दूं, अगर करंट के फ्लो की डायरेक्शन और आपकी जो ट्रेवर्स कर रहे हैं, आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन सेम है, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज नेगेटिव होगा। अगर अपोजिट है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज पॉजिटिव कंसिडर होगा। और अगर करंट जा रहा है जो आपने ट्रेवर्स करा है सर्किट को,
उसके मुताबिक बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है आपकी डायरेक्शन, तो आपने ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। और अगर आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो आपने सपोज की है वो डायरेक्शन बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, तो ऐसी सूरत में बैटरी के वोल्टेज को आपने माइनस सपोज करना है। ठीक है, अब जरा एक सवाल देखो, आपके सामने दो लूप्स नजर आ रहे हैं और एक सवाल आ रहा है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। यहां पर एक सर्किट है, आप हर एक से गुजरने वाले रेजिस्टेंस, जो हर एक रेजिस्टेंस है 3 ओम की, 4 ओम की, 5 ओम की, इससे गुजरने वाले आप जो है वो करंट को मालूम करें कि वो करंट कितना होगा। और दो बैटरीज नजर आ रही हैं, 12 वोल्ट की और 5 वोल्ट की, और टर्मिनल्स देख लो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग KVL। ठीक है भाई, अब सबसे पहले जो है ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बात सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ना आपको दो लूप नज़र आ रहे हैं। एक लूप आपको नज़र आ रहा है लूप नंबर 1 और ये नज़र आ रहा है लूप नंबर 2। ठीक है ना, इनको हमने नाम दे दिया। और मेन जो है ना एक जंक्शन है, वहाँ से जो है ना सारी बात हमें क्लियर हो जाएगी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जंक्शन A का, यहीं से हम डिस्कशन करेंगे। अब हो क्या रहा है, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर आप देख लो एक करंट किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे देख लो एक करंट किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों आपको करंट देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे करंट के फ्लो की क्या डायरेक्शन सपोज करें, यहाँ पे क्या करें। तो अगर मिसाल तौर पे इस वाले में यहाँ से करंट निकलता है I1, ठीक है ना, और इस वाली बैटरी से करंट को कर देते हैं I2, I3 कर देते हैं। ठीक है, वो अभी एक लॉजिक है बताता हूँ। इसको I1 कर देते हैं, इसको I3 कर देते हैं, और यही करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा, यही करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो इधर से जो करंट गुजरेगा वो बेसिकली क्या होगा, दोनों का सम होना चाहिए, क्योंकि किसी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा होता है उतना ही करंट लीव करता है। नाम मैं इसको I2 का दे देता हूँ। लेकिन अगर मैं अप्लाई करता हूँ सबसे पहले अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना, जो जंक्शन रूल था एट नोड कह लो, जंक्शन कह लो A, नोड A या जंक्शन A के ऊपर अप्लाई करें तो एक बात क्लियरली नज़र आ रही है कि जो I2 है वो एक्चुअली दो करंट को ऐड करके आ रहा है। किस किस को ऐड करके आ रहा है, I1 को ऐड करके आ रहा है और I3 को ऐड करके आ रहा है, क्योंकि पॉइंट A पे जो करंट आ रहा है वो I1 से आ रहा है और I3 से आ रहा है, और यहाँ से वो निकल रहा है। तो करंट लीविंग द नोड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करंट मूविंग टूवर्ड्स अ नोड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, इसको याद रखना है और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ये भी हमने अप्लाई करा है KCL। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमें दोनों लूप्स को 1 बाय 1 सपोज करना पड़ेगा। ये जो लेफ्ट वाला सर्किट आपको नजर आ रहा है इसको कर देते हैं अप्लाइंग KVL अप्लाई कर रहे हैं ऑन लूप 1। लूप 1 जो है वो कौन सी साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है। लूप 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब लूप 1 के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो करंट आपने देखा है वो कैसे मूव कर रहा है। इधर जो आपने करंट देखा है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो आपने करंट देखा है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इधर की बात यह है कि अगर ऐसे मूव कर रहा है तो जो बैटरी का ईएमएफ है वो इधर से इधर जा रहा है। बैटरी के मुताबिक आप जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो करंट हमेशा जो ईएमएफ होता है बैटरी का वो पॉजिटिव सपोज किया जाता है। ठीक है, इधर भी क्या मामला है, इधर हमने सपोज कर ली है ये वाली डायरेक्शन ना कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इधर भी जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा, क्योंकि आपके मुताबिक आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवर्स कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो सर्किट को। वही मैंने आपको लॉजिक बताई थी ना। तो अगर इधर पहले बैटरी के ऊपर अप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं इस वाले ईएमएफ को अगर E1 कर दूं, इस वाले ईएमएफ को अगर E2 कर दूं इसकी बैटरी के, तो मैं लिख सकता हूं कि जो EMF 1 है, ठीक है, ये आ गया। और है क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक जो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो 0 आना चाहिए। तो पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब किसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले रेजिस्टेंस का। इस वाली रेजिस्टेंस से करंट गुजर रहा है I2, माइनस का आएगा ना, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने कन्वेंशन बताई थी। तो माइनस V इज इक्वल टू IR होता है, इससे गुजरने वाला करंट I2 है और इसकी अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ I2 इंटू 4 प्लस, अब आप आगे आ जाओ, बल्कि माइनस ही लगाना पड़ेगा, अगली भी रेजिस्टेंस आ रही है माइनस। अब इस वाली रेजिस्टेंस को देखो, इस वाली रेजिस्टेंस से करंट गुजर रहा है कितना,
इस वाली रेजिस्टेंस से करंट गुजर रहा है I1, यहीं से ना, ये जो करंट है वो कितना गुजर रहा है I1। दोबारा से क्या हो जाएगा, इधर आके गौर से देखो, यहाँ से I2 करंट आया और वही I2 करंट इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, इधर गया तो I1 बन गया और इधर गया तो I3 बन गया, जो कि I3 के ही बराबर है। फिर वही बात है कि I2 हमेशा बराबर होगा I1 प्लस I3 के। तो अब इस वाली रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं लिखूंगा V इक्वल टू IR, तो I की जगह पे मैं लिखूंगा I1 और R की जगह पे मैं लिख दूंगा 3, और ये सब किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अरेंज करो तो E1 की जगह पर आना चाहिए 12 वोल्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास -4I2 के बराबर, और ये हो जाएगा -3I1 के बराबर इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लो, दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4, ये पहले I1 की वैल्यू लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3I1 प्लस का 4I2। इक्वेशन बना ली हमने। हमेशा ऐसी इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चाहो तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करो या साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब यही काम हमें लूप 2 के ऊपर अप्लाई करना है, अप्लाइंग KVL ऑन लूप 2। ठीक है, लूप 2 के ऊपर अप्लाई करना है। लूप 2 के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से पहले EMF की वैल्यू लिखते हैं। EMF माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन बन रही है, जो हमारी सपोज की हुई डायरेक्शन है, तो इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, तो मैं लिखूंगा E2 माइनस। अब रेजिस्टेंस देखो, पहले ये वाली देख लेते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस कितनी है, ये वाली रेजिस्टेंस है 4 ओम की, 4 ओम की रेजिस्टेंस है और करंट गुजर रहा है बराबर I2 के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटू I2। ठीक है, जैसे ऊपर वाले के लिए लिखा था 4I2, वैसे ही नीचे लिख दिया, बस यहाँ पे मैंने पहले 4 लिख दिया। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस कितनी है इस वाले लूप में, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, और 2 ओम वाली रेजिस्टेंस से करंट I3 के बराबर गुजर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2 और I3 लिख दूंगा, इज इक्वल टू आ जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, अच्छा जी, क्या वैल्यू थी EMF की, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले की जो बैटरी है E2 वो बराबर है 5 वोल्ट के, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस का 4I2 और माइनस का 2I3 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लो तो ये बन सकता है हमारे पास, समझ लो इन दोनों को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ लो कि इनको दूसरी तरफ भेज दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास ना 2 इक्वेशंस हैं, मालूम हमें I1 I2 I3 करना है, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन, 2 इक्वेशंस हैं। तो ये जो 3 इक्वेशंस है ना, इनको सॉल्व करने के लिए ना सबसे आसान जो हमारे पास मेथड रहेगा ना, वो क्रैमर्स रूल रहेगा। ठीक है, क्रैमर्स रूल अगर नहीं आता तो मैं भी सिखा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा है। तो हम जो है ना यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल को, यूजिंग क्रैमर्स रूल। ईजी है बहुत ही ना, आप उसको ईजीली सॉल्व कर पाओगे। क्रैमर्स रूल की खास बात यह है कि पहले तो आप जो तीनों इक्वेशंस है ना, उनको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे, अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। सिर्फ क्या करा है, I2 इधर जाके माइनस का हो गया ताकि एक तरफ 0 आ जाए, तो मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूँ पहले इक्वेशन को ना, फिर बाद में ईजी हो जाएगा। I1 माइनस I2 और प्लस का I3 बराबर आ गया 0 के। अब इधर भी इक्वेशन 2 जो है इसको भी ऐसे ही अरेंज कर लो। ठीक है, इसको भी ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं, 3 का I1 4 का I2, 3 का I1 और प्लस का 4 का I2, और ये बराबर आ गया किसके, ये बराबर आ रहा है 12 के था। ठीक है ना, 3 और 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, और ये तीसरी वाली भी ऐसी लिख लेते हैं, ये हो जाएगी 4I2 और प्लस का 2I3, ये बराबर आ जाएगा 5 के। क्रैमर्स रूल के लिए क्या करते हैं, इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास 3 वेरिएबल हैं, एक I1 है, एक I2 है और I3 है, उनके कोफिशिएंट्स लिख लो क्या क्या है। I1 का कोफिशिएंट 1 है, I2 का कोफिशिएंट -1 है, I3 का कोफिशिएंट 1 है पहली इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन में I1 का कोफिशिएंट 3 है, I2 का कोफिशिएंट 4 है और I3 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, तीसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे, I1 है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 है, I2 का कोफिशिएंट 4 है और I3 का कोफिशिएंट 2 के बराबर है। और फिर क्या लिखते हैं, फिर मैट्रिक्स के अंदर जो तीनों वेरिएबल्स हैं वो लिखते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास 3 है, I1 है, I2 है और I3 है, इज इक्वल टू, फिर जो इक्वल टू के दूसरी तरफ की वैल्यूज़ हैं उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है
12 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले तो आपने ये वाला एक मेथड ना याद रखना है कि हमें इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इसको लिख लोगे तो फिर क्रैमर्स रूल इजीली मालूम हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि आप पहला वेरिएबल मालूम कर लो, तो पहले वेरिएबल के लिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा। डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा क्या मतलब है? डेल्टा का मतलब तो मैं आपको समझाता हूँ। डेल्टा का मतलब होता है कि इसका डिटर्मिनेंट ले लो। ये जो पूरा वो था मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट है 1 -1 1 और 3 4 0 और 0 4 2, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। और डेल्टा 1 का मतलब ये होता है कि बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही लिखो जैसे कि वेक्टर लिखा हुआ था। क्या क्या लिखा हुआ था? माइनस का 1 लिखा था, 4 लिखा था और 4 लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा था, 0 लिखा था, 2 लिखा था। बस पहले वाले कॉलम की जगह पे ये लिखना पड़ेगा। पहले वाले कॉलम में 1 3 0 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 0 12 और 5 लिखना पड़ेगा। डेल्टा 1 का मतलब ये है। अगर डेल्टा 2 लिखा होता तो यही वाली वैल्यूज दूसरे कॉलम में आती, डेल्टा 3 लिखा होता तो तीसरी वाली वैल्यूज आती। अब जब आपने डिटर्मिनेंट बना ही लिया है, आपने अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का क्या रूल है, अगर नहीं आता तो याद दिलाते हैं। पहले उसको सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट को और उसकी रॉज के कॉलम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वैसे तो 0 को सेलेक्ट करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 4 0 4 2, 0 को सेलेक्ट करा, 0 का रॉ और 0 का कॉलम छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट लिख लिए। फिर ऑल्टरनेट साइन के साथ अगला नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो माइनस का 1 है तो माइनस के साथ सेलेक्ट करा, इसकी रॉ और इसके कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा उसे लिख लो। ये हो गया 12 0 और 5 और 2। फिर अगला प्लस साइन के साथ अगला एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, यानी कि 1 सेलेक्ट हो गया और इसकी रॉ और इसके कॉलम को छोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 12 4 5 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम काम होगा। 1 को सेलेक्ट करा, 1 की रॉ और 1 का कॉलम छोड़ दिया, 4 0 4 2। फिर अगला सेलेक्ट करा तो ये आ गया, माइनस का 1 सेलेक्ट कर दिया। क्या वैल्यू बन गई? ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, इस -1 की वैल्यू को चेंज करना, 3 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और 2 आएगा। ये आ गया 2, ठीक है। फिर आगे हमारे पास वैल्यू, आप क्या सेलेक्ट करेंगे? प्लस का 1 सेलेक्ट करेंगे, 1 सेलेक्ट करेंगे, 1 का रॉ 1 का कॉलम छोड़ दिया, 3 4 और 0 4, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? एक सिंपल सा रूल है, a इंटू डी और माइनस का BC लिखते हैं ना। वैसे तो ये पूरी वैल्यू 0 है, इसको वैसे ही ख़त्म कर दो, I1 बराबर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 1 आएगा, 12 2 ज़ार 24, बीच में आता है माइनस का साइन, और 5 0 ज़ार 0, ठीक है ना। जो फॉर्मूला है ना वो यही फॉर्मूला है ना, इधर लिख के बताऊँ। फॉर्मूला क्या होता है? ABCD लिखा हुआ है ना, तो फॉर्मूले के मुताबिक A को D से मल्टीप्लाई करते हैं, AD आता है, और फिर B को C से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है। ये तरीक़ेकार होता है ना। और फिर यहाँ पे 1 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हमने 1 लिख दिया, प्लस का 1, और फिर 12 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 12 मल्टीप्लाई 4 होता है 48, और 5 मल्टीप्लाई 4 होता है 20। तो यहाँ पर आ गया 20 डिवाइडेड बाय, नीचे सारे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। 1 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, 4 2 ज़ार 8 माइनस 0, 4 0 ज़ार 0, प्लस का 1, 3 2 ज़ार 6, 0 इंटू 0 0, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 आएगा। फिर ये जो प्लस का 1 लिखा हुआ है, प्लस का 1 एज इट इज़, और 3 4 ज़ार 12 माइनस फार्मूले का, और 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो जाएगा बराबर 0 के। ओके, तो फिर I1 बराबर आ जाएगा, ये आ गया 24, ठीक है। 24 माइनस 0 24 आ गया, और ये हो गया 48 माइनस 20, ये हो जाएगा प्लस का 28, ठीक है जी। नीचे क्या क्या आ गया? 8 माइनस 0 8, फिर यहाँ पर आ गया 6, और फिर आ गया प्लस का 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 28, ये बराबर आ गया 52 के, डिवाइडेड बाय, और नीचे 8 प्लस 6 प्लस 12, ये बराबर आ जाएगा 26 के। सो I1 आ रहा है 52 डिवाइड बाय 26, 52 डिवाइड बाय 26 बराबर होता है 2 एम्पियर के, ठीक है। तो I1 बराबर आ गया 2 एम्पियर के। एक करंट हमें मालूम हो गया I1, ठीक है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने I1 का फॉर्मूला बनाया था, अब ये जो दूसरा वाला वेरिएबल है ना, ये जो दूसरा वाला वेरिएबल है यहाँ पर I2, अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है।
इसका फार्मूला कैसे बनेगा, यहीं पर ही लिख लेते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा कि I2 यानी कि जो दूसरा वेरिएबल है वो बराबर आ जाएगा डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है ना। बट डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा करना पड़ेगा। अब डेल्टा तो वही वैल्यू रहेगी, ठीक है, लिख देता हूँ, लेकिन हमें पता है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। ये तो सेम डिटर्मिनेंट आएगा। क्या डिटर्मिनेंट था, ये था 1 माइनस 1 1, ठीक है, 1 माइनस 1 1, और फिर है 340 और डिवाइड में आ जाएगा 042, ये आ गया 042, ठीक है। अब डेल्टा 2 थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा, सेकंड वाले कॉलम को चेंज करना है। 130 अपनी जगह पर है, 102 अपनी जगह पर है। सिर्फ जहाँ पर ये लिखा हुआ था उसको हम रिप्लेस कराएंगे इन वैल्यूज़ के साथ, जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेस कराया था। तो आ जाएगा 0 12 और 5, तो लिख देते हैं 0 12 और 5, ठीक है ना। वही जो वैल्यू इधर लिखी हुई थी 0 12 5, अब वो आ जाएगी दूसरे वाले वेरिएबल की जगह पर। अच्छा जी, डिवाइड वाली जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करके हमें पता है आंसर 26 आया था। तो अब मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, डायरेक्टली लिख दूंगा 26। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 1 को सेलेक्ट करा, 1 का रॉ और 1 का कॉलम छोड़ दिया, दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आ गया 12 0 5 और 2, ठीक है। अगला 0 को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 0 को सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता है 0 हो जाएगा। अब आपने 1 को सेलेक्ट करना है, तो प्लस के साथ 1 आ गया, ठीक है। माइनस के साथ 0 आता, लेकिन वो तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती तो 0 हो जाती है, तो 1 को सेलेक्ट कर लिया। ये आ गया 3 0 और यहाँ पर आ जाएगा 12 और 5 के बराबर, ठीक है। बाकी इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ दिया। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में आना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम जानते हैं 26 के बराबर आएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 इंटू 2 ये हो गया 24, माइनस 5 इंटू 0 0 होता है, ठीक है। 1 को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, प्लस ये वाला 1 भी आ गया, 3 5 15 माइनस 12 इंटू 0, ये आ जाएगा 0, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 26। ऊपर क्या क्या वैल्यू आ गई, ऊपर वैल्यू आ गई 24 और 15, 24 प्लस 15 ये आ गया बराबर 39 डिवाइडेड बाय 26। और क्या होती है वैल्यू 39 डिवाइड बाय 26, ये बराबर आएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। पहला करंट आ गया 2 एम्पियर, ये दूसरा वाला करंट आ गया 1.5 एम्पियर। अब तीसरा करंट हमें डिटर्मिनेंट से मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक बात जानते हैं। यहाँ पर आप देखो कि I2 बेसिकली बराबर आ रहा है I1 प्लस I3 के, ठीक है। ये बात हम जानते हैं ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट I2 बेसिकली बराबर आ रहा है I1 प्लस I3, और I3 मालूम करना रह गया है। तो इसका मतलब I3 बराबर आ जाएगा I2 में से माइनस कर देंगे I1 को, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी I2 आया है 2 एम्पियर और यह है 1.5 एम्पियर, ठीक है। 1.5 एम्पियर और I1 आया था 2 एम्पियर, तो इसका मतलब I3 का आंसर आ जाएगा माइनस का 0.5 एम्पियर, ठीक है। सारे के सारे करंट आ गए, I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, ये आ गया हमारे पास I1, ये आ गया हमारे पास I2, और I3 आ गया हमारे पास माइनस का 0.5। और I3 के साथ माइनस का साइन क्यों आया, आप देखो यहाँ पे जो दोनों करंट है उनकी डायरेक्शन को देखो, और जो I2 है उसकी डायरेक्शन को देखो। तो क्योंकि I2 ट्रैवल कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ जो साइन आ रहा है माइनस, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है जी। तो ये है आज का हमारा किरचॉफ लॉ का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसी वजह से सॉल्व कराई कि प्रैक्टिस हो जाए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।